So in the next topics of operating systems, I am going to explain the characteristics of deadlock. यानी डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन मतलब डेडलॉक के लक्षण कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेडलॉक कंडीशंस। तो डेडलॉक के कौन कौन से कंडीशंस है उस चीज को हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में। तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, जब मैं आपको समझाऊंगा तो ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। तो इसका मतलब होता है कि डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन डिस्क्राइब्स द डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट आर द कॉज ऑफ डेडलॉक ऑकरेंस। तो इसका मतलब है कि डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, डिस्टिंक्ट फीचर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट फीचर्स का मतलब है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से डेडलॉक का आना डेफिनेट है। तो इसलिए ये जो ऑकरेंस है, डेडलॉक के ऑकरेंस की जो रीजंस है वो इसी की वजह से आता है। तो वो कैरेक्टर्स, वो लक्षण कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से हमारा डेडलॉक आता है। दूसरा होता है कि डेडलॉक इज ए कंडीशन। सिंपल सी बात है, डेडलॉक तो ऐसे नहीं आएगा, कुछ कंडीशन होता है। अब ये जो डेडलॉक होता है तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो डेडलॉक होता है हमेशा मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में आता है। तो इसका मतलब होता है कि डेडलॉक का रिलेशन मल्टी प्रोग्रामिंग से होता है। अगर आप किसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग यानी मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड एनवायरनमेंट में काम करते हो तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास डेडलॉक्स आते हैं। सो वेयर द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस गेट स्टक, यानी अब जब मल्टी प्रोग्रामिंग में काम करते हो तो डेफिनेटली काम करते करते आप रुक जाते हो किसी कारण से। तो कैसे होता है, तो इन द मिडल ऑफ द एग्जीक्यूशन वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज। तो सबसे बड़ा हमारा जो मेन पॉइंट होता है कि जब हम रिसोर्सेज का यूज करने लगते हैं तो उस केस में आपका प्रोसेस इन बिटवीन स्टक हो सकता है और रिसोर्सेज के लिए वेट कर सकता है। तो आगे देखते हैं कि दैट हैव बीन हेल्ड बाय द अदर वेटिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी जिस रिसोर्स का वो डिमांड कर रहा है वो कोई और उसको होल्ड करके रखा हुआ, जिसकी वजह से होता है उसको वेट करना पड़ता है। सो देयर बाय प्रिवेंटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। तो इसका मतलब होता है कि आपका इस वजह से, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एक रिसोर्स को लेके एग्जीक्यूट कर रहा है और अचानक से उसको दूसरे रिसोर्स की जरूरत पड़ गई, लेकिन वो रिसोर्स को तीसरा मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, जिसके कारण से आपको वेट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास जिस रिसोर्स का डिमांड हो रहा है इन बिटवीन, जब आप एग्जीक्यूशन करते करते हैं मिडिल ऑफ द एग्जीक्यूशन आपको एक रिसोर्स की डिमांड हो रहा है लेकिन वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो उस रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या उस रिसोर्स को एक्टिवेट करके उसमें एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो, तो उस वजह से आपका जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो इसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ आपको सिंपल भाषा में ये समझाया गया है कि डेडलॉक जो होता है एक तरीके से कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फीचर्स है, यानी एक डिस्टिंक्ट फीचर्स है जो कि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को लेके बनाया गया है। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है तो फिर ये कंडीशंस आता है। अगर सिंगल प्रोग्रामिंग है तो फिर ये कंडीशंस नहीं आता है। जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये एक रिसोर्स है और उसी तरह से हमारे पास सपोज कर लो दूसरा रिसोर्स है। तो अगर हमारे पास एक प्रोसेस है, जैसे ये प्रोसेस है, ये R1 है और ये R2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोसेस सिंगल है तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको डिमांड होगा तो क्या करेगा, वो इसको रिसोर्स को एलोकेट कर लेगा। उसके बाद इसी ड्यूरेशन पे अगर सपोज करो दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो इसको एलोकेशन। तो इसका मतलब है अगर सिंगल प्रोग्रामिंग बेस्ड आपका एनवायरनमेंट है तो ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो यहीं पे अगर हम दूसरा प्रोसेस ला लेते हैं और दूसरा प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये हो गया P2 प्रोसेस और ये हो गया P1 प्रोसेस। तो ऐसे केसेस में हमारे पास चांसेस बन सकता है कि डेडलॉक आ जाए। कैसे आएगा, जैसे सपोज कर लो दोनों रिसोर्सेज के पास है, अब ये जो होता है एक प्रोसेस को डिमांड कर रहा है, तो यानी P2 प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा जब तक कि P1 R1 को रिलीज ना कर दे। तो आपको तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है R मतलब रिक्वेस्ट का सिंबल है, इस तरह होता है, और ये जो होता है एलोकेशन का सिंबल है, यानी एलोकेट होके रखा गया है। तो यानी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से, तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से भी आपको पता चल जाता है कि आपका जो प्रोसेस है वो डेडलॉक में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे कंडीशंस जो कि एक साथ घटित हो, एक साथ हैपन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेडलॉक कंडीशंस के नेसेसरी कंडीशंस। तो हम लोग देखते हैं कि वो नेसेसरी कंडीशंस कौन से होंगे। तो कंडीशन फॉर डेडलॉक्स आप ध्यान दोगे यहाँ पे। This lecture discuss the characteristics that are essential for the occurrence of the
डेडलॉक्स। तो इसका मतलब होता है, आप ये वाला ध्यान दोगे। और एसेंशियल, एसेंशियल मतलब ये जरूरी कंडीशन है, इसके अलावा कोई नेक्स्ट जो कंडीशन है वो नहीं हो सकता। तो दीज आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक्स। तो वो कौन कौन से कंडीशंस है हम लोग देख लेते हैं। The four conditions that must sustain at the same time to occur a deadlocks are, कौन कौन से है। सबसे पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले चारों कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा होल्ड एंड वेट, सिंपल डेफिनेशन है कि आप एक को होल्ड कर रहे हो, दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। तीसरा नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन मतलब इसमें फोर्सफुली कोई प्रियम्पशन नहीं है, यानी किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स से हटा नहीं सकते। यानी यहाँ पे जो हम डेडलॉक की चीजें होती है वो क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट नहीं आना चाहिए। अब सर्कुलर वेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि सर्कुलर वेट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और एनालिसिस कर लेते हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई सर्कुलर वेट तो नहीं दिख रहा, कोई सर्कल तो नहीं दिख रहा, कोई क्लोज्ड एरिया तो नहीं दिख रहा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब चीजें आती है कि ये जो चारों कंडीशंस है, ये जो हम चारों कंडीशंस बात कर रहे हैं, दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस, यानी एसेंशियल कंडीशन है। और ये अगर एक साथ घटित होता है, एक साथ अगर ये होता है किसी एनवायरनमेंट में या किसी प्रोसेस में जैसे कि, तो ये जो डेडलॉक है वो आ सकता है। अब चीजें होता है कि इन चारों कंडीशन के लिए दो ही चीजें जिम्मेदार होती है, एक होता है प्रोसेस और दूसरा होता है रिसोर्स। तो इसका मतलब होता है कि डेडलॉक में आपके पास इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्स एंड प्रोसेस का। अगर रिसोर्स एंड प्रोसेस का इस्तेमाल अगर आपका होता है, सही तरीके से होता है, तो डेडलॉक नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये जो दोनों है ये एसेंशियली ये जिम्मेदार होते हैं आपके इसमें। अगर खाली प्रोसेस होगा तो फिर रिसोर्स का कोई डिमांड नहीं है, तो फिर आपका कोई डेडलॉक आएगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस इंडिविजुअली काम करेंगे। और मान लो सपोज कर लो प्रोसेस भी है और साथ में रिसोर्सेज भी काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें डेडलॉक आने के चांसेस है। अब वो डेडलॉक कब आएगा, ये जब चार कंडीशंस होंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, होल्ड एंड वेट होगा, नो प्रियम्पशन होगा और सर्कुलर वेट। अगर ये चार कंडीशन एक साथ घटित होते हैं, एक साथ आते हैं, तो फिर आपके पास, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेडलॉक कंडीशंस जो होता है ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे और रिसोर्स पे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सो डेडलॉक कैरेक्टराइजेशंस में सबसे पहला जो होता है हम लोग देखेंगे कि डेडलॉक प्री रिक्विजिट क्या होता है, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो यानी डेडलॉक के जो लक्षण है उसमें से सबसे पहला होता है डेडलॉक प्री रिक्विजिट, और दूसरा जो होता है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। तो प्री रिक्विजिट क्या होता है, सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में मैंने ये वाला जो है इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं। और मैंने ये भी बताया कि जैसे सर्कुलर वेट है, इसकी पहचान हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देख के ही करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको ध्यान देना है आपको। There should be a resource that can only be held by one process at a time. तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ प्रोसेस या ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एक रिसोर्स एक प्रोसेस में असाइंड हुआ है, एट ए टाइम एक रिसोर्स एक प्रोसेस में असाइंड है, यानी दो के लिए नहीं हो रहा है। तो उस केस को कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि जो रिसोर्स वन है वो रिसोर्स प्रोसेस वन में एलोकेटेड है। एरो साइन आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसोर्स से टुवर्ड्स द प्रोसेस में अगर आप एलोकेट करते हो तो ये आपका डायरेक्शन होता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि अगर एक रिसोर्स एक प्रोसेस के साथ असाइन होता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कंसेप्ट में आता है। तो इसलिए इन दिस डायग्राम देयर इज अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स वन एंड इट इज हेल्ड बाय प्रोसेस वन। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रिसोर्स है, सिंगल इंस्टेंट बेस है और वो असाइन है सिंगल प्रोसेस को, तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशंस। दूसरा जो मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन में बताया था वो है होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट क्या होता है, देखिए सबसे पहला ये बोल रहा है ये प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज। अब देखो कि एक प्रोसेस एक पर्टिकुलर मल्टीपल रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा हुआ है और साथ ही साथ वो और भी रिसोर्सेज का डिमांड कर रहा है, यानी मोर रिसोर्सेज का वो जरूरत पड़ रही है। तो अदर प्रोसेस व्हिच आर होल्डिंग देम, तो इसका मतलब होता है कि अदर प्रोसेस है रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। तो इसका मतलब है जो दूसरे प्रोसेस की जो रिसोर्सेज है
उनकी डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो दूसरे प्रोसेस में असाइंड है या एलोकेटेड है, उसकी डिमांड कर रहा है, साथ इंक्लूडिंग वो अपना कुछ रिसोर्सेज को लेके काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेडलॉक कंडीशंस में ये नहीं होता है, डेडलॉक कंडीशन का मतलब कि वो सिर्फ एक रिसोर्स के लिए डिमांड किया है और एक रिसोर्स के एलोकेट करके चल रहा है तो वो डेडलॉक है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल रिसोर्स का एलोकेशन एंड मल्टीपल रिसोर्स का एग्जीक्यूशन, मल्टीपल रिसोर्स का एलोकेशन, सिंगल रिसोर्स का डिमांड या वेटिंग जो बोलता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वन टू मेनी, मेनी टू वन, कुछ भी हो सकता है, मेनी टू मेनी, सब हो सकता है इसमें। तो इसका मतलब है डेडलॉक के लिए कभी भी आपके दिमाग में ये होना नहीं चाहिए कि ये सिर्फ एक रिसोर्स और एक रिसोर्स के एलोकेशन और एक रिसोर्स के रिक्वेस्ट पे है, ये मल्टीपल पे काम कर सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको पता चल गई है कि मल्टीपल रिसोर्स का मतलब डेडलॉक में कंडीशंस में आ सकता है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अब जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मल्टीपल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोसेस 2, जो प्रोसेस 2 है इसमें दो रिसोर्सेज एलोकेटेड है। पहला रिसोर्स ये है जो एलोकेटेड है, दूसरा रिसोर्स ये है जो एलोकेटेड, आप देख सकते हैं एलोकेटेड है। अब साथ ही साथ वो एक थर्ड रिसोर्स का डिमांड कर रहा है और वो है रिसोर्स नंबर 1। तो इसका मतलब है रिसोर्स 2, रिसोर्स 3 is allocated by process 2 and this process 2 is going to be request a third resource, that is resource 1, which is hold by or allocated by process 1। अब इस चीज को अगर मैं इसमें लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द डायग्राम गिवन बिलो प्रोसेस 2 होल्ड्स रिसोर्स, तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि प्रोसेस 2 होल्ड्स रिसोर्स 2 एंड रिसोर्स 3 and it is requesting the resource 1 which is held by process 1, or you can say that held के जगह आप क्या लिख सकते हो, you can write allocated, ये भी लिख सकते हो allocated। तो यानी आप अपने लैंग्वेज में इसको समझा सकते हो, लिख सकते हो जैसे आपको लगता है कि रिसोर्स 2, रिसोर्स 3 is allocated by process 2 and which is waiting, yeah, which is requesting the third process which is resource 1, and this resource 1 is allocated by or you can say that this resource 1 is allocated to process 1। So this is the example, simple, hold and wait। तो hold and wait का मतलब यही होता है कि कुछ रिसोर्स किसी में होल्ड कर रहा है और किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी वेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस 2 की बात करते हैं तो होल्ड क्या हो गया, इस तरफ होल्ड हो गया, यानी इस डायरेक्शन पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे हमारा होल्ड हो रहा है, यानी अगर हम बात करते हैं ये होल्ड वाला पोजीशन है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है ये वेट वाला पोजीशन है, आप देख सकते हैं। तो यानी वेट और होल्ड कैसे समझना है वो चीज आप देख सकते हो कि प्रोसेस 2 के लिए होल्ड भी दिखा रहा है, वेट भी दिखा रहा है। होल्ड मतलब रिसोर्स 2 एंड 3 होल्ड कर रहा है प्रोसेस 2, एंड प्रोसेस 2 रिसोर्स 1 के लिए वेट कर रहा है। लेकिन प्रोसेस 1 के लिए होल्ड एंड वेट कहीं नहीं है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि प्रोसेस 1 के लिए खाली आपको होल्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि खाली होल्ड दिख रहा है और दूसरा जो होता है आपका वेट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है होल्ड एंड वेट नहीं आएगा। तो लेकिन पूरे सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो इसमें होल्ड एंड वेट प्रोसेस 2 के लिए आ रहा है और प्रोसेस 1 के लिए खाली होल्ड आ रहा है। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ होल्ड एंड वेट। अब आते हैं नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन कर रहा है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ बताया गया है ए रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिएम्प्टेड फ्रॉम ए प्रोसेस बाय, तो यानी यहाँ पर हमारी बात प्रोसेस और रिसोर्स से रिलेशन में आता है। तो ऐसा रिसोर्स जिसकी डिमांड हो रही है, जिसके लिए कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, तो उसको हम ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि ये रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिएम्प्टेड, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, फोर्सफुली नहीं निकाल सकते, फोर्स। अब कहते हैं कि ये प्रोसेस कैन ओनली बी रिलीज ए रिसोर्स वॉलंटरीली। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि फोर्स के साथ इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको निकाल सकते हैं तो अगर वो प्रोसेस जो कि उस रिसोर्स को होल्ड करके रखा है उसको अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर उसको बाहर निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरीली, यानी वो अपने से उसको निकाल छोड़ देता है। अब अपने से छोड़ने का दो ही चीजें हो सकती है, या तो फिर वो बीच में छोड़ेगा या तो फिर अब वो देख के छोड़िएगा। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल से सोशल लाइफ के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज फोर्स से नहीं होगा, तो फोर्स से नहीं होगा, जैसे सपोज कर लो आप एक रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में जो रास्ता इतना चौड़ा है लेकिन एक पोर्शन जो होता है रास्ते के लेफ्ट साइड जो होता है वो थोड़ा सा खराब है,
जिसमें आप एक रास्ते के दूसरे साइड से आप जा रहे हो और वहां पे आप अपने ऑटो से जा रहे हो। जब आप उस ऑटो से जा रहे हो तो पीछे अगर कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है और वो हॉर्न बजा रहा है, तो आप जो होता है उसको फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? आप बोलोगे कि नहीं, मैं बाहर नहीं, साइड में नहीं जा सकता क्योंकि साइड में गड्ढे हैं और जो कि मुझे नुकसान कर सकता है। तो आप क्या करोगे? आप उसकी परवाह नहीं करोगे, हॉर्न बजा रहा, हॉर्न बजाते रहेगा, आप अपने रास्ते चले जा रहे हो। तो इसका मतलब ये सिंपल सा एग्जांपल है कि आप अपने जो ऑटो है उसको आप हटा नहीं रहे। तो इसी तरह से प्रोसेस जिस रिसोर्स को एलोकेट करके रखा है फोर्सफुली नहीं हटा रहा है। सेकेंड कंडीशन को आप बोल सकते हो वॉलंटरीली। तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल है, सपोज कर लो, सेम एग्जांपल को हम लोग लेते हैं और सपोज कर लो ऑटो से आप जा रहे हो, बाजू में गड्ढे हैं, आपको जो गड्ढे हैं वो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे लेकिन ऐसे गड्ढे हैं जो कर सकते हैं। अगर सपोज कर लो पीछे से एक ट्रक की बजाय आपके पास अगर एम्बुलेंस है, तो उस केस में आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उस एम्बुलेंस के लिए आप क्या करोगे? अपने ऑटो को थोड़ा सा स्लोली साइड करोगे और फिर उसके बाद, तो इसका मतलब होता है कि आपने जिस रास्ते को एज ए रिसोर्स कैप्चर करके रखा हुआ है उसको आपने सस्पेंड किया है थोड़े देर के लिए, वॉलंटरीली सस्पेंड किया। तो इसका मतलब है आपने खुद वहां से हट गया, या हो सकता है कि हट के आप दूसरे रास्ते से निकल गए, जो आपका दूसरे डायरेक्शन में कुछ शॉर्टकट होगा उससे होते हुए निकल गए, आपने एम्बुलेंस को जाने दिया। तो इसका मतलब है ये जो वॉलंटरी है ये दो तरीके से हो सकता है। या तो आप क्या करोगे, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करोगे फिर उसको छोड़ दोगे, या तो फिर आप बीच में ही अपने चीजों को सस्पेंड कर सकते हो या फिर सरेंडर कर सकते हो। तो ये चीजें होता है आपका कि वॉलंटरीली जब तक आप नहीं करोगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नो प्रीएम्पशन। अब नो प्रीएम्पशन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखा रहा है कि यहाँ पे रिसोर्स 2 जो होता है प्रोसेस 2 में एलोकेटेड है। आप देख सकते हैं प्रोसेस 2 में ये जो रिसोर्स 2 है वो एलोकेटेड है। अब प्रोसेस 2 में जब एलोकेटेड है तो ये प्रोसेस 2 जो होता है एक रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 1 को। तो इसका मतलब होता है कि ये रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 में एलोकेटेड है। सिंपल सी बात है कि ये तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक कि ये खत्म नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब तक यहां से ब्रेक नहीं होता, यानी जब तक यहां से ब्रेक नहीं होता, ब्रेक का मतलब होता है कि आप यहाँ पे वॉलंटरीली इसको खत्म नहीं करते हो। तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस 1 पूरा टाइम लेगा रिसोर्स 1 को कंप्लीट करने में। जैसे ही प्रोसेस 1 का कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से एलोकेशन ब्रेक हो जाएगा एंड दिस इज फ्री। अब ये फ्री हो जाएगा, तो ये जब फ्री हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी एलोकेटेड हियर, तो तब ये एलोकेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नो प्रीएम्पशन कंसेप्ट अगर आपका काम करता है तो फिर आपके पास डेडलॉक आने के चांसेस है। अगर सपोज करो प्रीएम्पशन वर्जन होता तो फिर डेडलॉक के चांसेस बनते नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको डिमांड हो रहा है तो तुरंत ये प्रोसेस को हटा दो और ये रिसोर्स को अवेलेबल करा दो, प्रोसेस 2 में दे दो। तो यानी प्रीएम्पशन का कंडीशन। तो यानी नो प्रीएम्पशन अगर होता है तो डेडलॉक के एक जो थर्ड कंडीशन साइमल्टेनियस कंडीशन बोलते हैं, या एट अ टाइम हैपन होने वाला जो ऑकर होने वाला कंडीशन है वो है नो प्रीएम्पशन। अब जाते हैं in the diagram below, process 2 cannot be preempted resources 1 from the process 1, जैसे मैंने अभी समझाया, and it will only be released when the process 1 is surrender it voluntarily after its execution is complete। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी वॉलंटरीली के बारे में आपको बताया, या तो ये खत्म होगा पूरा तो उसको रिलीज करेगा या बीच में वो रिलीज कर सकता है। तो दीज आर द बेसिक जो कंडीशंस है जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब जाते हैं सर्कुलर वेट, ये फोर्थ कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। यानी हमने 4 चीजों को देखा। सबसे पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है होल्ड एंड वेट, तीसरा होता है हमने नो प्रीएम्पशन, और चौथा जो होता है सर्कुलर वेट। अब ये सर्कुलर वेट क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आज फिर से एक बार देख लो कि सर्कुलर वेट कैसे काम करता है। ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द सेकंड प्रोसेस, यानी किसी का डिमांड कर रहा है लेकिन वो किसी और प्रोसेस में अटैच है, तो which is waiting for the resource held by the third process and so on till the last process is waiting for a resource held by the first process। यानी घूम फिर के पहले प्रोसेस में आ जाना, यानी पहला प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है, दूसरा तीसरे का वेट कर रहा है, तीसरा पहले का वेट कर रहा है, यानी एक तरीके से आप एक सर्कुलर फॉर्म में आ गए। तो उसी चीज को यहाँ पे आपको समझाया। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड सर्कुलर चेन, यानी एक तरीके से चेन फॉर्म क्रिएट होता है। थोड़ी देर में आपको एग्जाम्पल पता चल जाएगा। So for example, process 1 is allocated resource 2 and it's requesting resource 1. Example is here. You can see that this is one kind of circle. You can see that यहाँ पे आपका एक complete circle बन रहा है
ये जो सर्कल है ये आपका डेडलॉक के कारण बन सकते हैं। अगर सर्कुलर वेट है तो इसका मतलब होता है कि उन तीन कंडीशन के साथ अगर ये भी दिख रहा है तो डेडलॉक तो आना ही है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आएगा। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रोसेस वन रिसोर्स वन को रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये रिसोर्स प्रोसेस टू में आपका एलोकेटेड है। अब प्रोसेस टू जो होता है वो रिक्वेस्ट टू कर मतलब रिसोर्स टू का रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये जो होता है प्रोसेस वन में एलोकेटेड है। यानी सारे जो होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यानी कब ये खत्म होगा, रिसोर्स वन का एलोकेशन खत्म होगा प्रोसेस वन, यानी प्रोसेस टू से कब खत्म होगा तो जाके प्रोसेस वन को असाइन होगा। तो यानी सारे के सारे एक सर्कुलर वेट में आ जाते हैं। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेट। और ये अगर होता है तीन कंडीशन के साथ साथ तो फिर डेफिनेटली डेडलॉक 100% लिख के रखना है कि डेडलॉक आएगा। So similarly, process 2 is allocated resource 1 and it is requesting resource 2. This is form a circular wait loop. तो ये खास बात है जो कि आप ध्यान देना है। अगर सर्कुलर वेट लूप है उसको हम लोग बोलते हैं। अब कोई मुझे ये बता सकता है, चलो आप में से, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ये जो ग्राफ दिया हुआ है बताइए, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वेरी गुड, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इसका मतलब है मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, इसको समझना है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। तो रिसोर्स ग्राफ एलोकेशन ग्राफ को जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि आपका जो एलोकेशन है वो सर्कुलर वे में है या नहीं है। सो दीज आर द बेसिक 4 कंडीशंस आर देयर। तो मैंने क्या क्या कंडीशंस बताए थे, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला जो होता है मैंने ये बताया था कि डेडलॉक किस वजह से आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेडलॉक मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट की वजह से आता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में खाली प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो डेडलॉक के कोई चांसेस नहीं बनते। लेकिन प्रोसेस के साथ साथ अगर रिसोर्स का एलोकेशन आ जाता है, यानी प्रोसेस एंड रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ डिमांडिंग, जिसमें रिसोर्स भी आ जाता है और प्रोसेस भी आ जाता है। तो ऐसे केसेस के हम लोग जो होता है, अब जैसे आप बोलोगे मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोसेस है P1 प्रोसेस है और एक रिसोर्स है R1, तो इसका मतलब है ये दो चीजें हो गई। आप जैसे बात करोगे ये दो चीजें हो गई, यानी एक से ज्यादा को हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशंस में कभी भी आपके डेडलॉक नहीं आ सकता। क्यों? एक प्रोसेस एक रिसोर्स इजीली एग्जीक्यूटेबल है, इजीली असाइन हो सकता है। हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब आपको ये भी ध्यान देना है, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक रिसोर्स दो प्रोसेस। ठीक है, आप सपोज कर लो या दो प्रोसेस एक रिसोर्स, ऐसा करके आप बात कर सकते हो। तो यानी जो कंसेप्ट है वन टू मेनी या मेनी टू वन, यहां ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास सिंगल प्रोसेस बेस्ड अगर कुछ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टीपल प्रोसेस बेस्ड है और वहां पे एक रिसोर्स या एक से ज्यादा रिसोर्स है जिसका डिमांड हो रहा है, तब केस में मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को लेके आप बताओगे कि ये आता है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि डेडलॉक मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में आता है जिसमें रिसोर्स एंड प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। डेडलॉक होने के 4 मेन कंडीशन है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में जानते हैं। सबसे पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है नो प्रीएम्पशन, तीसरा होता है होल्ड एंड वेट, चौथा होता है सर्कुलर वेट। ये जो सीक्वेंस है ये आप अपने मन से चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सर्कुलर वेट को चौथे में रखूं, ये आप पहले में भी रख सकते हो। अब आता है रिसोर्स जो सिस्टम, अब मैंने बताया था सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। द सिस्टम reallocation graph is a directed graph that brief you about the deadlock more precisely। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ब्रीफली सब कुछ बता देता है, वो भी डेडलॉक को वो भी प्रिसाइसली बताता है, यानी एक्यूरेट वे में आपको सब बता देता है कि डेडलॉक है कि नहीं, वो देखने से आपको पता चल जाता है। दूसरा जो होता है like every graph it also has a set of vertices and set of edges। तो इंपॉर्टेंट यही है, मैंने ऑलरेडी बताया था, इसमें आपके पास वर्टाइसेस और एजेस का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वर्टाइसेस दो तरीके का होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि डेडलॉक के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती है, प्रोसेस एंड रिसोर्स। तो प्रोसेस के लिए आपके पास सर्कल का यूज करते हैं और रिसोर्स के लिए स्क्वायर बॉक्स यानी रेक्टेंगल बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यानी वर्टाइसेस दो तरीके से होता है आपके पास, और एजेस जैसे ये वर्टाइसेस दो तरीके से होता है। पहला जो होता है वो है प्रोसेस के लिए,
वर्टाइसिस जो होता है प्रोसेस के लिए होता है जिसमें हम सर्कल का यूज करते हैं, और दूसरा जो होता है वो रिसोर्स के लिए होता है, वो हम लोग यूज करते हैं ये स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि एजेस का अगर आप यूज करते हैं तो एजेस दो तरीके का होता है। अगर मैं इस तरीके का एज का यूज करता हूं, यानी ये डायरेक्शन एज का यूज करता हूं, और दूसरा होता है ये डायरेक्शन एज का, तो ये डिपेंड करता है कि कहां से कहां पे आप एज को शो कर रहे हो। तो उस पे आपके पास एलोकेशन दिखाता है और डी एलोकेशन, तो यानी एलोकेशन दिखाता है या रिक्वेस्ट दिखाता है। तो यानी ये जो दो एजेस है ये डिपेंड करता है कि आप कैसे शो कर रहे हो। तो मैं चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैसे ये एक है और ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर ग्राफ है, अगर मैं इसको ऐसे शो करता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? सर एक प्रोसेस है जो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और चीजें होती है रिक्वेस्ट या एलोकेशन, दोनों में से क्या है? ये रिक्वेस्ट है सर। रिक्वेस्ट, वेरी गुड, ये है रिक्वेस्ट, ठीक है। और अगर सपोज कर लो मैं ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूं, अगर आपके पास ये प्रोसेस है और सेम एज यहाँ पे आपका एक रिसोर्स है, यानी ये प्रोसेस हो गया, ये रिसोर्स हो गया, और इस तरह से अगर आपका बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर रिसोर्स असाइन हो गई है प्रोसेस को, एलोकेशन, एलोकेटेड है सर प्रोसेस। एलोकेटेड, समझ में आ रहा है? तो यानी ये जो सिंबल्स है इस पे आपको ध्यान देना है, ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया रिसोर्स। सो ये डायग्राम्स आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि वर्टाइसेस हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से प्रोसेस और रेक्टेंगल से रिसोर्स। और जो आपके पास एरो साइन है वो डिपेंड करता है कि सर्कल से अगर रिसोर्स के डायरेक्शन पे एरो है तो दैट इज नोन एज ए रिक्वेस्ट, एंड अगर रिसोर्स से यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स से सर्कल के डायरेक्शन पे अगर एरो है तो दैट इज एलोकेटेड, तो रिसोर्स एलोकेशन बोलते हैं उसको। अब आते हैं नेक्स्ट। Further, the set of vertices can be classified into two types of nodes, P and R. मैंने अभी समझाया था P and R, यानी जो vertices है इसको हम लोग बोल रहे हैं नोड। तो यानी vertices दो तरीके का होता है जो अभी थोड़ी देर में पहले आपको समझाया था। So where P is the set of vertices indicating the set of active process and R is the set of vertices indicating the type of resource. तो इसका मतलब है जो आपके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेस है और नंबर ऑफ जो आपके पास ये है, मैं इसको हटाता हूँ और अब बता रहा हूँ। अब जैसे सपोज कर लो आपके पास P दिया हुआ है, जैसे P है, तो P एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। तो यानी ये जो होता है ये जो सेट ऑफ प्रोसेस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हम कैपिटल P से। और सपोज कर लो अब वर्टाइसेस है जो कि रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए R इज द सेट ऑफ वर्टाइसेस इंडिकेटिंग ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम। तो R के लिए आप कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे, R इज इक्वल टू रिसोर्स के लिए R1, R2, R3 एंड सो ऑन RM, ठीक है। अब RM और N क्यों अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रिसोर्सेज नंबर ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए अब कभी भी जब आप ऐसा लिखते हो तो ध्यान देना है कि मैं दोनों को सेम लिखूं या अलग अलग लिखूं, तो अलग अलग लिखना है। यहाँ पे N अलग है, M मतलब है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेस अलग, नंबर ऑफ ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो अलग कंडीशंस है बट हमेशा अलग होंगे। So when a process requests for a resource, it is denoted by a request age is the resource allocation graph. मैंने थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट एज का यूज करते हैं, and the request age is a directed age from the requesting process PI requested। तो इसका मतलब होता है कि PI प्रोसेस RI को रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, प्रोसेस से रिसोर्स के डायरेक्शन पे होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, जैसे कि PI जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये डायरेक्शन होगा, एलोकेटेड होगा तो ये डायरेक्शन होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। So this is the end of the